हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 गृह विज्ञान व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र करेंगे। ठीक है। और ये आपके पीजीटी एग्ज़ाम का 2013 का क्वेश्चन पेपर है जिसकी आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। और पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये 2013 का है, इसके बाद मैं आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर हल करवाऊँगी। ठीक है। तो अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1956, 1975, 1986 और 1996। तो ये जो है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? 1986। ओके। तो 1986 में ये हमारा जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है वो क्या हुआ? पारित हुआ। तथा पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। जो पहला हमारा पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो सबसे पहले कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। गुजरात में ही अहमदाबाद है। ठीक है। और प्रतिवर्ष, और जानते हैं पर्यावरण दिवस जो हमारा ये कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान प्रभावशाली होता है? ज्ञान की स्मृति प्रभावशाली होती है। आई होप चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। हाँ। तो श्रव्य साधनों के द्वारा, दृश्य साधनों के द्वारा, श्रव्य तथा दृश्य साधनों के द्वारा, और डी है आपका व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है श्रव्य तथा दृश्य साधनों के द्वारा। यहाँ पर ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा या व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। तो ज्ञान की स्मृति, जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी स्मृति हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें कब याद रहती हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर आप देखें तो सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर डी है। ठीक। कैसे है? व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। ठीक है। तो आंसर नंबर डी क्या है? ये आपका करेक्ट है। इससे आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। हाँ, और इसलिए मैंने श्रव्य तथा दृश्य साधन कहा कि जैसे हम ये सोचते हैं कि श्रव्य तथा दृश्य साधन, अच्छा श्रव्य साधनों के द्वारा, इसमें हमारी कौन सी इंद्री? चक्षु, मतलब हमारी क्या सक्रिय होती है? हमारी इसमें आंखें सक्रिय होते हैं, हमारी क्या? आईज सक्रिय होती हैं। ठीक है। दृश्य साधनों के द्वारा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये आइज़ नहीं, श्रव्य मतलब सुनने के द्वारा। तो इसमें श्रवण इंद्रिय हमारी, मतलब कि हमारे क्या? ईयर्स, हमारे कान इसमें सक्रिय होते हैं। दृश्य साधनों के द्वारा, दृश्य साधन में हमारी आइज़ सक्रिय होती है। ठीक है। और श्रव्य तथा दृश्य साधनों के द्वारा इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और आप जानते हैं कि जो चीज़ें हम लोग क्या देखते भी हैं साथ में और सुनते भी हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। लेकिन व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ये क्या है? डी हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे इसमें हम बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण मैं आपको दूंगी और आपको हमेशा याद रहेगा। व्यवहारिक अनुभव, जो चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है या फिर हम अपने व्यवहार में लेकर के आते हैं, वे चीज़ें हमें याद रहती हैं। जैसे इसमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अगर हम कहें कि करके सीखना, ठीक है, व्यवहारिक कैसे होगा? जब हम उसको करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत जो है आपका प्रसार शिक्षा का, ये वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। और जो चीज़ें हम करके सीखते हैं उसको हम भूलते नहीं हैं। और आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें तो हमेशा अपना रजिस्टर और
पेन अपने साथ में रखें। और जिन चीज़ों को आप लिखते हैं, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, उन चीज़ों को आप भूलते नहीं हैं। आप देखते होंगे, आप सिर्फ सरसरी निगाह से अगर किसी चीज़ को देखेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको किया है, उसको ढंग से पढ़ा है, उसको लिखा है, तो क्या होगा, आप उन चीज़ों को नहीं भूलते हैं। तो इसलिए जब भी कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके लिए वो नया है तो उसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस में ले करके आएँ। तो यहाँ पे मैंने आपको व्यवहारिक अनुभव के द्वारा आपकी पढ़ाई से इसको रिलेट कर दिया कि जिस चीज़ को हम करके सीखते हैं वो चीज़ हमको नहीं भूलती है। जैसे हमारे साइंस के प्रैक्टिकल्स ना, जो चीज़ हम प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं तो उन चीज़ों को हम नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं हुक एवं अक्षिका, बटन एवं कांच, रिबन एवं डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। ठीक है, तो हुक एवं अक्षिका, तो ये जो हम लोग हुक बनाते हैं और उसमें एक थ्रेड से ही हम लोग क्या करते हैं, स्टिचिंग उसको थ्रेड से ही इस तरह से लूप देते हैं कि वो आपका क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा हुक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप में इसमें क्या नॉट्स लगा देते हैं, तो इसी में ये हुक आकर के फंस जाता है। ठीक है, तो हुक एवं अक्षिका, बटन एवं काज, आप जानते होंगे काज बटन, जो बटन होल होता है ना, वो बनाते हैं उसमें। रिबन एवं डोरी, जो कपड़ों पर रिबन या डोरी से कपड़ों को कस करके फिटनेस देते हैं। ठीक है, और इलास्टिक एवं चुटपुट, तो इलास्टिक और चुटपुट ये 2 चीज़ें आपकी हैं, तो सेल्फ हेल्प फीचर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होता है, इलास्टिक एवं चुटपुट। ठीक है, चुटपुट आप जानते होंगे, बच्चों के फ्रॉक में लगा हुआ था, एक के ऊपर एक रख दीजिए आप, तुरंत क्या होता है, पट से बंद हो जाता है। इलास्टिक क्या है, इलास्टिक के लिए सेल्फ हेल्प में क्या है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खींच के बांधना है या कुछ करना है, हमने पहना उस चीज़ को और पहनने पे वो हमारे बॉडी में फिट हो गई, वो अपने आप मतलब कि काम करती है। तो इलास्टिक एवं चुटपुट जो है वो किसी और की सहायता से नहीं या इससे नहीं, सिर्फ वो अपनी मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी होती ही क्या है कि खींचने पर फिर पुनः अपने स्थान पर वापस आने की क्षमता ही क्या है हमारी, इलास्टिसिटी, बिना टूटे हुए अपने स्थान पर फिर वापस वो आ जाए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप इस चीज़ को एकदम याद कर लीजिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है और किस समय प्रारंभ हुआ, ये सारी चीज़ें आप जानिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है। ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर सन 1952 को पारित हुआ। ऑप्शन देख लें आप, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। और इसका जो ये कार्यक्रम जो है, इसमें क्या किया गया था, जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ये हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, उसी के अंतर्गत इसका हुआ है। और जिसका सबसे महत्वपूर्ण जो इनमें जो इसका फोकस ग्रुप क्या, जो फोकस पॉइंट था वो क्या है, हमारे विलेजेस। ठीक है, ये गांव को यहाँ पर केंद्र बना करके सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई 1989 में, 1972 में, 1975 में, 1979 में। तो भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया, 1989 में किया गया। जो ये योजना थी वो क्या यहाँ पर युवाओं को मतलब कि रोजगार देने की, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, तो नाम से ही ये उस समय जो वह प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन उस समय प्रधानमंत्री था, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक,
तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और उस समय इस योजना का प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया था? 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत इतनी महिलाओं का होना आवश्यक है, मतलब उनकी सीट्स अब यहाँ पर रिजर्व कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955 में, 1 अगस्त 1956 में, 1 मई 1957 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये हमारा मिलावट निरोधक अधिनियम है, ये जो लागू किया गया हमारा 1 जून 1955 में ये लागू किया गया था। और इसकी डेट भी है कि 1955 में, 1 जून 1955 में लागू किया गया। और कब? 29 सितंबर को। देखिए, ये भी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना को बनाया गया। ठीक है, 19 सितंबर 1955 को ये लागू की गई। और ये क्यों किया गया? खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन मतलब जैसे लोग और हानिकारक तत्व हमारे खाने में जो मिला दिए जाते हैं ना, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे एक लगाम लगाने के लिए ये खाद्य अभिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और ये कब हुआ? 1 जून 1955 में ये पारित किया गया। ठीक है, बना तो ये 54 में। ठीक है, 29 सितंबर 1954 में। ओके, 1954 में बना। और ये लागू कब हुआ? ठीक है, लागू ये 1 जून 1955 को ये लागू हो गया। तो आप इस चीज़ को याद करे रहेंगे कि 29 सितंबर 1954, 1 साल पहले ये क्या हुआ था? ये बना। और जो प्रभाव में आया, ये प्रभाव में कब आया हमारा? 1 जून 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय दशाएं, विपत्ति, संक्रमण, पोषक पदार्थों की कमी। ठीक है, तो जो ये एंटीबॉडीज हैं ये किसकी वजह से? तो इसका आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। किससे लड़ते हैं? संक्रमण से लड़ते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का क्या है? उनका क्या काम है? ये क्या करते हैं? कोई भी बाहरी टॉक्सिक मतलब कोई भी विषाणु या किसी तरह की कोई मतलब कि जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, या फिर कोई पैथोजन है, कोई हानिकारक चीज़ें जो कि हमारे शरीर में पहुंच जाएं किसी तरह से, तो उनके विरुद्ध ये खड़े होते हैं एंटीबॉडीज़। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? WBC के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं और जिससे कि हमें हानिकारक चीज़ों से सुरक्षा मिलती है। और इसको प्रहरी भी कहते हैं। शरीर का हमारे क्या है? प्रहरी है। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं। क्या है? मूल्य, स्तर, लक्ष्य। ठीक है, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। मानव व्यवहार में प्रेरणा के तत्व, अगर ये पूछता है प्रश्न में, तो इस तरह का ट्रायंगल आप बनाएंगे, इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर हमारे वैल्यू अर्थात मूल्य होंगे। ओके, इधर हमारा लक्ष्य है और इधर हमारे स्तर हैं। और इस चीज़ को आप जानें कि मूल्य जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और यही डिसाइड करता है कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारे विचार क्या हैं, हम किस तरह के हैं, कैसा सोचते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में, खुद के बारे में, लोगों को हम किस तरह से जागृत करना चाहते हैं। ये हमारे अपने मूल्य होते हैं कि हमें किस तरह से रहना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। पेशियों में थकावट इसी कारण से होती है, बहुत देर तक, लंबे समय तक खड़ा होने से, बहुत मतलब कोई कार्य करने से। तो ये क्या होता है? हमारे पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो अक्सर पैरों में ही हम दर्द होती है ऊपर के एरिया में, तो उससे क्या होता है? यहाँ पर लैक्टिक एसिड और कार्बन
डाइऑक्साइड दोनों का जमा। अगर कभी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड आता है तो अगर ये बोथ होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता, बोथ वाला अगर ऑप्शन होता तो यहाँ पर वैसे मेनली क्या जमाव किस चीज़ का होगा, लैक्टिक एसिड का होता है। तो फिर उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है और वहाँ CO बनने लगता है, मतलब CO2 नहीं हो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन अवरुद्ध होता है तो कार्बन जो डाइऑक्साइड जो कि 2 ऑक्सीजन लिए हुए है तो फिर वो मोनो में चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, हमें थकान का अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो ये कब हो जाता है कि जैसे काम भी करते समय, और आपने कभी अगर एक्सरसाइज की हो कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से हम बात कर रहे हैं कि व्यवहारिक अनुभव के द्वारा, तो जब भी अगर आप ट्रेडमिल पे चल लेते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई बहुत टफ योगा कर लेते हैं तो उस समय भी क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि क्या होता है, हमारे पैरों में असहनीय दर्द होने लगता है ना। और अगर हम उसको उसी समय छोड़ देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर नहीं छोड़ते, लगातार करते रहते हैं तो हमारी बॉडी को उसी तरह की हैबिट हो जाती है और वो पेन अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से और आपके परिवहन तंत्र से। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होता है रेक्टम, ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। तो रेक्टम क्या है, रेक्टम क्या, ये मलाशय से है। और अगर ये पूछें कि ये आपके जो श्रोणी मेखला वाला जो नीचे का हिस्सा है, वक्ष है, फिर उदर है ना, फिर उदर के नीचे वाले हिस्से में क्या है, वहाँ पे मलाशय है, मूत्राशय है और आपकी वो यूट्रस है, गर्भाशय ना, जनन अंग आपके, वो सारे क्या नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। तो इसको जो रेक्टम है वही क्या है, मलाशय है। और ये किसका भाग हो जाएगा, ये हमारे बड़ी आंत का अंतिम भाग हो जाता है, जहाँ पे और ये किस चीज़ से बनी होती हैं कि ये मतलब कि मांसपेशियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो रेक्टम आप जान जाएं कि रेक्टम किससे संबंधित है, हमारे मलाशय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छिलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छिलनी, काटे, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, काटे, चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर इसका क्या होगा करेक्ट, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। चाकू, कांटे और चम्मच ये क्या आती है, हमारे कटलरी के अंतर्गत आती है। आपने कटलरी सेट अक्सर लोगों के यहाँ डाइनिंग टेबल पर सजा रहता है, आप उसी को याद रखें कि वही क्या है, कटलरी है। तो कटलरी में चाकू, कांटे और चम्मच आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से मानवीय साधन नहीं हैं, ज्ञान, शक्ति, रुचि, धन। मेरा एक लेक्चर भी है मानवीय साधन पे, अगर आप चाहें तो उसको देख लें, हमें प्लेलिस्ट में भी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो मानवीय साधन है ज्ञान, शक्ति, रुचि और धन। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी, मनी। ठीक, मानवीय साधन नहीं है। तो मानवीय साधन कौन कौन से हैं, ज्ञान है, हाँ, ज्ञान मतलब नॉलेज, रुचि मतलब इच्छा, शक्ति मतलब एनर्जी और धन क्या है, मनी। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे भौतिक साधन या अमानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कठपुतली एक साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली भाई क्या है, तो देखते हैं और क्या होता है, और साथ साथ में पीछे से साउंड भी हमको सुनाई देता है। तो ये फोक जो एक तरह का फोक डांस है जो कि हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का एक पार्ट है। तो
एक्सटेंशन एजुकेशन में दृश्य एवं साधन सामग्री, जब हम लोगों को अपनी बात को मतलब कि फोक डांस के द्वारा, जो हमारे वहाँ पारंपरिक लोक नृत्य है उसके माध्यम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के माध्यम से लोगों तक अपने मैसेज को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि लोग आएँ और इंटरेस्ट से सुने। तो कठपुतलियों में भी, कठपुतलियों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आपकी रॉड है, दस्त कठपुतली है और छाया कठपुतली है ना, ये और स्ट्रिंग है ना। तो इस तरह की जो कठपुतलियाँ हैं वो कठपुतलियों के अलग अलग प्रकार है और अलग अलग प्रदेश से वो संबंधित है। जैसे आपकी जो दस्ताना वाली कठपुतली है वो हमारे उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और वो आपकी छाया कठपुतली कहाँ से संबंधित है, छाया कठपुतली आपकी संबंधित है वहाँ से, आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो कठपुतलियों के भी प्रकार हैं। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, चौकोर, लंबी, षटकोण, तिकोनी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तिकोनी। तो सिर के लिए कैसी पट्टी बांधी जाती है, यहाँ पे तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। तो क्यों ये तिकोनी पट्टियाँ मतलब क्यों बांधी जाती है, और सीधे भी तो हम बांध सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या कर तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा जो हेड का एरिया है, हाँ, ये पूरे हेड के एरिया को अच्छे से कवर कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर पर क्या किया जाता है, तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। पट्टियों का एक चैप्टर है पीजीटी में पूछ ही लिया जाता है पट्टियों से प्रश्न, तो आप इसको एक बार ज़रूर थ्रू आउट कर लें, देख लें कि पट्टियों के प्रकार। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, बांधनी में, पटोला में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, करेक्ट आंसर है पटोला। पटोला में क्या होता है, जो हमारे वार्प यार्न है और वेफ्ट यार्न है, ये आपका वार्प यार्न हो गया, ये ठीक वार्प यार्न हो गए, और ये आपके वेफ्ट यार्न हो गए। तो मतलब ताने और बाने के धागे, ठीक है। तो इनको अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग धागों को रंग लिया जाता है, तब इनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। जिस तरह के हमें वस्त्र पर डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से हम धागों को पहले रंग लेते हैं, उसके बाद वस्त्र को बनाया जाता है, ठीक है। और बांधनी में क्या होता है, बांधनी क्या वस्त्र पर की जाती है, धागे पर नहीं की जाती। ये किस पर की जाती है, वस्त्रों पर की जाती है। बने मतलब तैयार हो जाता है, फैब्रिक तैयार हो जाता है, फिर उसमें कोई चीज़ अंदर डाल करके फिर उसको टाई करते हैं, फिर उसके बाद डाई करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन यहाँ पर आपके डाइट प्लानिंग की बात कर रहा है। आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। आयु करती है, हाँ करती है, क्योंकि बच्चों का अलग डाइट है, ठीक। बच्चों की क्या है, आपकी अलग डाइट है, और बूढ़ों की अलग डाइट है, युवा हैं उनकी अलग डाइट है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग डाइट होती है। अब जैसे इनमें वसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों में क्या वसा, घी खाएंगे ना, घी खाएंगे, बटर खाएंगे, जैम खाएंगे, और बूढ़े लोग ज़्यादा चीनी भी नहीं खाएंगे, ज़्यादा घी भी नहीं खाएंगे, उनको सुपाच्य भोजन चाहिए होता है ना, इस तरह का भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक। आयु करेगी, फिर शारीरिक आवश्यकता, जिस तरह की शरीर की आवश्यकता है। जैसे बात करें शारीरिक आवश्यकता की, तो जैसे एक नॉर्मल लेडी है उसका अलग डाइट है, प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अलग डाइट है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार अधिक प्रोटीन है, विटामिन्स, आयरन्स, इन सारी चीज़ों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो और फिर व्यवसाय, जिस तरह से जिसका काम है। अगर कोई वर्कर है तो वो खाने में क्या उसकी डाइट क्या होगी, हैवी होगी, ठीक है। अगर कोई वर्कर है तो वो हैवी वर्कर में आ गया, ठीक है। मॉडरेट है तो वो ठीक ठाक खाएगा, और जो बिल्कुल ही बिल्कुल आपका आराम वाला है तो वो क्या करेगा, वो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैट वाले या बहुत ज़्यादा कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये व्यवसाय पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छी स्रोत हैं, किसकी बात, विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए, विटामिन के, ठीक है।
तो किसके, विटामिन के नहीं है ये, मतलब विटामिन के। तो विटामिन फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये किसमें क्या भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये क्या करते हैं, हमारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो क्या हमें करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, सुरक्षात्मक तत्व हैं, ठीक, विटामिन्स, ठीक। ऊर्जा की बात अगर हम करते हैं तो ऊर्जा क्या करती है, ये ऊर्जा में हमारे आते हैं, कौन से आते हैं, वसा वाली चीज़ें, घी, तेल, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे क्या हैं, ये हमें मतलब बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, सेल और टिश्यूज़ के निर्माण का कार्य करेंगे, ठीक है, तो ये बॉडी बिल्डिंग का कार्य करेंगे। और पानी इन सभी के अवशोषण, पाचन, इन सारी चीज़ों के लिए, शरीर के ताप को ठंडा रखने के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फल और सब्जियां किसका स्रोत है, विटामिन के। अगर इसी जगह पूछता घी, तेल और ये सारी चीज़ें तो ऊर्जा के होते। और प्रोटीन की बात करता, एग है आपका, मीट मछली है, या फिर पल्सेस हैं, ग्राम्स हैं, ये सब किसके, प्रोटीन के हो जाएंगे, ओके। और पानी की बात करें तो जिस चीज़ जो मतलब वाटर कंटेन जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें वहाँ पर, यहाँ वाटर की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। ग्लेजिंग दी जाती है नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ग्लेजिंग की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, ग्लेजिंग की प्रक्रिया, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गोंद और स्टार्च के द्वारा। जो कपड़ों में ग्लेजिंग जो दी जाती है उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, उसमें मेन मोटिव होता है कि वस्त्रों में क्या करना, शाइनिंग लाने के लिए, ठीक है, चमक उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपका नैपिंग में क्या, नैपिंग में हल्के हल्के रोए उठाएंगे। और साइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे किसी चीज़ को भारी करना गम के द्वारा, मतलब वो जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स, केमिकल्स होते हैं कि जिसका प्रयोग करके उसमें साइजिंग की जाती है, उसमें अच्छा आकार लाया जाता है। अगर कपड़े में कहीं स्क्रैच वगैरह है तो उसको भरने के लिए यह साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगर ये साइजिंग है तो इसका आंसर यही है। अगर सिंजिंग हो, अगर यहाँ पर सिंजिंग होगा तो सिंजिंग में क्या होगा, सिंजिंग में क्या होता है, वहाँ पे झुलसाते हैं रेशों को, जो छोटे छोटे रेशे कपड़े के ऊपर निकल आते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, वो सिंजिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गोंद और स्टार्च के द्वारा कपड़े में ग्लेजिंग दी जाती है। और आप ध्यान दीजिए, कपड़े गोंद और स्टार्च के द्वारा, स्टार्च की बात अगर हम करते हैं तो हम लोग अपने कपड़े में क्या देते हैं, कलफ देते हैं, माड़ देते हैं, रिवाइव लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ग्लेजिंग वाला ही काम होता है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, टाइडमैन, डार्विन, प्रेयर, पियाजे, ठीक है। तो जो ये पियाजे महोदय हैं इनके द्वारा ये लिखी हुई है। और इन्होंने कौन सी कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 संवेदी प्रेरक वाली, वो उस तरह की 4 अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं इसमें दी गई थी। पहली क्या है, वो उन 4 अवस्थाओं के बारे में आप एक बार ज़रूर से देख लें। और 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे महोदय ने दी। फिर उसके बाद इनकी जो बुक्स के बारे में पूछा गया कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अच्छा, इससे भी एक प्रश्न आता है कि बच्चा स्वयं में एक वैज्ञानिक होता है, ये परिभाषा किसके द्वारा है, ये पियाजे के द्वारा दी हुई परिभाषा है, ठीक है। और ये जो कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट इस तरह से दिया है ना, तो इनका कहना ये है कि जो ये कहते हैं कि विचार पहले आता है। इन्होंने कहा कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह से प्रश्न आए कि किसने मतलब कि विचार पहले और भाषा बाद की बात की है, ठीक है, तो ये भी आपका पियाजे महोदय की थ्योरी है, ठीक। और इनकी कुछ बुक्स के बारे में भी है कि इन्होंने जिसका प्रकाशन किया, तो आप चाहे तो नोट कर लें, मैं बोल दे रही हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड पहली बुक है 1950 में। फिर सेकंड है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस 1947 में। द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936 में। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1937 में। मैंने बोल दिया है, अगर छूट गया हो तो वीडियो को फिर से आप पॉज करके देख लें, ठीक है। पॉज कर करके आप नोट कर लें इन चीज़ों को। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
मारथंडम योजना प्रारंभ की गई। मारथंडम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा, एफ.एल. ब्राने के द्वारा, आर्य टैगोर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा भाई कौन आपका जो नई तालीम, बेसिक शिक्षा की अगर हम बात करें, सबसे पहले 1935 में गांधी जी ने ही इस चीज़ को कहा था, जिसको नई तालीम से भी मतलब नाम उसका नई तालीम भी दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, हमारा शांति निकेतन है। हाँ, और ये फिर उसके डॉक्टर स्पेंसर हेच जो हैं वो भैया मारथंडम योजना के हैं। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1928 में किया गया, और डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा। और ये जो योजना थी वो क्या थी? वो ग्रामों के उत्थान के लिए ये योजना बनाई गई थी। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का ये जो आपका मैंने अभी स्टार्ट किया है कि पीजीटी परीक्षा 2013 का ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है आपका। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चीज़ को ध्यान रखें कि और ये भी कमेंट करें कि मैं इसके आगे आपको बताऊं, या फिर अगर कोई आपको डाउट लगता है, अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा व्याख्या ना करूं, सिर्फ उत्तर ही उत्तर बताऊं, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से प्रश्न का उत्तर जानना ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे मैं कल अपलोड करूँगी। ओके, बाय।